Now let's talk about the stability of nucleus. How stable a nucleus is? अगर हम ये मानना चाहें कि एक समाज में कोई मान लो देश है वो कितना स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब उसके लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा वो, है ना। उस लिहाज से हमारा देश तो बहुत कमज़ोर है। ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को भी डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी की प्रोपोर्शनल है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, लेट अस सी। बाइंडिंग एनर्जी, it is the amount of your magnitude of energy required, magnitude of energy required to split the nucleus into separate nucleons। तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आपकी लगेगी उतना स्टेबल माना जाएगा कोई न्यूक्लियस। एग्जाम्पल के रूप में सपोज आई हैव न्यूक्लियस जिसमें 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के, और इसको मैंने बाइंडिंग एनर्जी दी, तो ये क्या होगा, ये जुदा हो जाएगा अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। ठीक है, तो वो बाइंडिंग एनर्जी जो जुदा करने में इस्तेमाल होगी उससे हम स्टेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ जाती है, मास डिफेक्ट। चौंका देने वाली चीज़ सामने यहाँ पे आती है कि जब हमने मास ऑफ ये न्यूक्लियस देखा, मास ऑफ न्यूक्लियस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कैसे डिनोट करूँगा न्यूक्लियस XAZ, इस ये जो था इट केम आउट टू बी लेस देन द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, Z, मास ऑफ ZP, प्रोटॉन को Z से दिखाते हैं, प्लस मास ऑफ A माइनस Z। ये चौंकाने वाली बात थी कि जब तक वो न्यूक्लियस के फॉर्म में थे उनका मास कुछ था, मान लीजिए यहाँ मास है X। जब वो अलग अलग हो गए, मान लो सब मिला के, ये सब मिला के ओवरऑल हो गया Y, तो अजीब बात सामने आई कि जुदा होने पर इन सब का जब मास नोटिस किया गया तो वो ज़्यादा निकला जब ये न्यूक्लियस के फॉर्म में था। यानी कि बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज वायलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल गॉट वायलेटेड। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास क्या है, नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास हमेशा उतना ही रहना चाहिए सिस्टम में, पर यहाँ तो मास गायब ही हो गया। और यहाँ से आइंस्टीन की इक्वेशन से हमें इसका आंसर मिलता है। इक्वेशन क्या थी, E इक्वल्स टू mc²। इस इक्वेशन की मदद से ये चीज़ डिफाइन कर दी गई। कैसे, उन्होंने बोला कि जो बाइंडिंग एनर्जी आपने दी थी वो मास में कन्वर्ट हो गई, यानी कि मास क्या हो गया, एनर्जी अपॉन c²। तो जो भी आपने एनर्जी दी वो उस गैप में कन्वर्ट हो गई जो इन दोनों मासेस के बीच में था, और उस एनर्जी को आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि कितनी बराबर की जब भी आप एनर्जी दे रहे हैं दैट इज कन्वर्टेड टू मास एंड एडेड टू दीज न्यूक्लियॉन्स। एक तरह से मान सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स मोटे हो गए, जब यहाँ थे तो पतले थे और यहाँ फूल से गए, वो कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से डिफाइन किया गया और इसी को मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मास डिफेक्ट। इसका फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। When a nucleus is separated into nucleons, लिखना जी इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स,
individual nucleons, then the mass of total mass of separated nucleons is greater than the nucleus. This difference is the mass defect. अच्छा, अजीब बात यह है कि जब आप विभिन्न न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जब आप इनको साथ लाके एक न्यूक्लियस बनाते हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो भी एक एनर्जी निकलती है, यानी कि मास से एनर्जी में कन्वर्जन होता है। फिर तब भी जो एनर्जी निकलती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। पर नाम ऐसा है ना कि बाइंडिंग एनर्जी इस केस में समझाते नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे बोलते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू सेपरेट न्यूक्लियंस। हालांकि जब 4 न्यूक्लियंस, मैंने 4 का एग्जाम्पल लिया है, इनको जब जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो जब आप जोड़ रहे हो तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, वो भी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। और जब आप इसे जुदा कर रहे हो, मतलब अलग अलग कर रहे हो उनको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 4 में, तो फिर एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए। वो एनर्जी जो होगी वो भी बाइंडिंग एनर्जी होगी। बाइंडिंग एनर्जी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियंस। तो हम इस मास डिफेक्ट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये क्या चीज़ है, लेट अस फाइंड आउट। आपके पास ये न्यूक्लियस है और इसमें हम भी बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे दिया रहता है, MnXAZ। मास ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन होते हैं, Z इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो ZMP से दिखाएंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स that will be A minus Z, mass of 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है, और ध्यान रखना ये हमेशा ज़्यादा होगा। इंडिविजुअली अगर नोटिस करेंगे तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए आगे रहेगा। दैट इज ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस XAZ। दैट इज द मास डिफेक्ट। कई बार क्या होता है कि इन मास डिफेक्ट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मास भी निकालना पड़ जाता है। बहुत से न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी में दिए हैं जहाँ पे आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा। उसको ड्राइव कैसे करेंगे, देखना क्या करूँगा मैं। ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस XAZ, ऐसे ही कैसे लिख दीजिए। इसमें क्या करिए, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करो और Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस भी कर दो। ऐसा करने से क्या होता है, Z लो कॉमन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया। ये ऐसी का ऐसा A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ ब्रैकेट लगा के हमने इनको जोड़ दिया कि मास ऑफ न्यूक्लियस XAZ प्लस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बताइए क्या हो रहा है। ये मास ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन होता है। Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये चीज़ क्या है, ये पूरा एक एटम है, तो हम ये अब n नहीं लगाएंगे, सीधे ऐसे लिखेंगे। कई बार क्या होता है, एटॉमिक मास दिया रहता है, न्यूक्लियर का मास नहीं दिया रहता, तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। और हाइड्रोजन का मास दिया रहता है, इसका मतलब ही डेटा से वो बताना चाह रहे हैं कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, ना कि ये फॉर्मूला यूज़ करिए। ठीक है, अब यहीं से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं।
तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, वही जो मास था डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन की नॉर्मल इक्वेशन. सो फाइनली यू कैन राइट z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z mass of neutron minus mass of nucleus xaz into c square. ओके. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सामने आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. क्यों सामने आता है? अप्रॉक्सीमेटली 90% तो बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी होता है स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने आए जिनसे साबित हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी कैनॉट बी द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिकेम द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी. और अल्टीमेटली आज फाइनली दिस इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड यू कहूँगा ओनली क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी. इसी को ही फाइनल माना जाता है कि ये क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी का. एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ आपको मैं. अगर आप बाइंडिंग एनर्जी बिस्मथ की निकालने जाओगे ऑफ बिस्मथ, तो वो निकल के आएगी 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वहीं अगर बाइंडिंग एनर्जी आप आयरन की निकालोगे तो निकल के आएगी करीब करीब 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कोई भी ये कह देगा बिस्मथ ज़्यादा स्टेबल है, पर ऐसा है नहीं. एक्चुअली में आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग ऑन इन दिस यूनिवर्स. आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. ये एक्सपेरिमेंटली पता चला. और बाबे जब BE बाई ए निकाला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है BE बाई ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. तो जहाँ बिस्मथ की वैल्यू करीब करीब 7 के आसपास आती है, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है. कैन बी रॉन्ग हियर, प्रिसाइजली नहीं है, पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ कह रहा हूँ मैं, प्रिसाइज वैल्यू नहीं है ये. वहीं बाइंडिंग एनर्जी बाय ए ऑफ आयरन की मुझे अच्छी तरह याद है, वो भी बड़ी फेमस वैल्यू है, दैट इज 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ये जस्टिफाई भी करती है कि यही क्राइटेरिया होता है फॉर स्टेबिलिटी. तो आइए ये कैसे निकालते हैं बताता हूँ मैं. एक एग्जाम्पल भी लेंगे सॉल्व करने वाला. कुछ नहीं करना है, बस आपने जो बाइंडिंग एनर्जी निकाला था डेल्टा एम सी स्क्वायर, उसको आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कर देते हैं, मास नंबर जिसे बोलते हैं, और आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सॉल्व हो किया जाता है. तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन. तो इसके डेटा देता हूं मैं आपको. तो डेटा ये है कि आयरन के न्यूक्लियस का मास जो है Mn 5628 वाला, वो हमको दिया गया है 55.934939 U. ओके, चौकी नहीं, ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ. ये मैं सोच रहा हूँ कि मुझे याद हो गया है सडनली. ठीक है. और मास ऑफ प्रोटॉन हमको दिया हुआ है 1.007825 और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें दिया गया है 1.008665. ये तो मुझे वैल्यूज़ याद हैं क्योंकि याद होनी भी चाहिए, करते करते आपको याद हो जाती हैं. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. चलिए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है डेल्टा एम निकालना. ये सब एटॉमिक मास यूनिट में है. सबसे पहले हम डेल्टा एम निकालते हैं. डेल्टा एम क्या था? Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस आयरन 5628. ना हमको पता चल रहा है Z यहाँ पे कितना है 28. तो 28 इंटू 26 होना चाहिए. 26 होता है आयरन का. 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.007825. ओके, प्लस A माइनस Z 56 माइनस 26 दैट इज 30. मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 minus mass of this 55.934939 and then you get डेल्टा एम. ये सब सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में, ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा. एंड सीधे मैं निकाल लेता हूँ इनटू सी स्क्वायर, दैट इज मास डिफेक्ट, एंड
डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करें तो कितना आएगा 26 इंटू, सीधे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही निकाल लेते हैं, बी ई बाई ए 26 इंटू 1.007825 प्लस 30 इंटू 1.008665 माइनस 55.934939 डिवाइडेड बाय मास नंबर is 56. When you will solve it, you will get 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए बस. ये आपको रटी हो तो बेस्ट है, और सबको पता रहता है मास नंबर किसी एलिमेंट का क्या होता है. अक्सर इस तरीके एलिमेंट का तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को याद ही रहता है. दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एनी एलिमेंट, एंड देन यू कैन योरसेल्फ पता लगा सकते हो किसकी वैल्यू कितनी है.